हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सीडीपी को। सीडीपी का यह आपका पेपर है और यह आपका पेपर 17 जनवरी 2022 का पेपर है। तो इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, समझते हैं सीडीपी में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है या के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन थर्ड आता है आपका कि के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे का विकास होता है वह अलग अलग दर से होता है, या फिर अव्यवस्थित व असतत होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। विकास के संबंध में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है। तो विकास के जो बालकों का विकास होता है किस तरीके से होता है, तो पक्के तौर पर बच्चों की क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। तो इस तरीके से विकास होता है, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड आता है कि पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यह भी आपका बिल्कुल गलत है कि हम पूर्वानुमान विकास के बारे में नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल बात सही है। और सभी बच्चों की जो विकास की दर होती है कैसी होती है, अलग अलग होती है। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। विकास असतत होता है तो यह आपका बिल्कुल गलत है। विकास होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाता है कि कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, विकास के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अलग अलग उनकी क्या होती है, दर होती है विकास की, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, या विकास अव्यवस्थित होता है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से नहीं होते हैं। तो विकास के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर हो जाता है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता, तो यह बात बिल्कुल सही है। कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है। तो विकास है क्रमबद्ध नहीं चलता, लगातार नहीं चलता। और विकास असतत अव्यवस्थित है, क्या है, विकास अव्यवस्थित होता है। तो यह बात भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि विकास क्या है, सतत चलता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि विकास होता है कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाता है विकास के बारे में, कि विकास कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है कि बच्चों के समाज के बारे में रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं। बच्चे हैं, समाज के बारे में जो मूल्य रीतियाँ होती हैं उनके बारे में कैसे समझते हैं, तो अपने आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, या फिर समकक्षीय समूह से। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे आपको यह ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या इसका आंसर हो जाता है। तो बच्चे अपने समाज के बारे में रहने वाले कौशल होते हैं, रीतियाँ होती हैं, मूल्य होते हैं, तो इनके बारे में बच्चे हैं वह कहाँ से सीखते हैं। तो इसका आंसर आपने आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने धर्म से भी सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं और अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। तो यह आपके चारों सही हो जाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल्य प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो समायोजन या व समावेशन को, संतुलीकरण एवं संगठन को, समायोजन एवं संतुलीकरण को, समावेशन एवं संगठन को। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल्यों में समाहित करता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, समावेशन और समायोजन, एकोमोडेशन व एसिमिलेशन। यह आपका बिल्कुल सही आंसर होता है।
किसके अनुसार बताना था आपको? जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार, गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं और अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं? तो संवेदी चालक होते हैं, पूर्ण संक्रियात्मक होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक होते हैं या फिर अमूर्त संक्रियात्मक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि यह जो बच्चे होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की यह अवस्था होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें बच्चे हैं लंबाई, भार, ऐसे यानी कि जो व्यवस्थित चीज़ों को वह पता चल सकता है, उनको पता चल जाता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है बच्चों में। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें ऐसी समझ बच्चे की विकसित नहीं हो पाती है, रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं आ पाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या करते हैं? कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं लेकिन अमूर्त संरचनाओं में क्या करते हैं? कठिनाई महसूस कर पाते हैं। तो यह आपकी 3rd स्टेज हो जाती है जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी चालक की बात करते हैं तो यह आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो यह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यह आपकी 7 से 11 होती है और यह आपकी होती है 11 से 15 वर्ष। यहाँ तक बात क्लियर। यह जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं इनकी। तो यह क्वेश्चन है आपका कई बार पूछा जा चुका है और यहाँ से इनका क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, तो आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जो व्यक्तिगत वाक होता है इसके बारे में पूछा है आपसे कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, या बच्चे की आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है? तो इसका आपको आंसर बताना है किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो आपका व्यक्तिगत वाक होता है, प्राइवेट स्पीच होती है, तो बच्चे की सोच को क्या करता है? विनियमित करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है कि रुकावट पैदा करता है, यह गलत है, यह भी गलत हो जाता है, यह भी आपका गलत होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका इसमें सही आंसर हो जाता है कि जो विनियमित सोच होती है बच्चे की उसमें क्या करता है? मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों को अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो उपरोक्त इनाम दे करके कर सकते हैं, सख्त सजा दे करके कर सकते हैं, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, या उन्हें ब्लैक बोर्ड पर जो नकल करवा के उत्तर नकल करवाकर। तो इसका आपको आंसर बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होता है आपका इनाम देकर गलत होता है, सजा देकर भी गलत होता है, नकल करवाकर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। तो पूजा लॉरेंस कोहल वर्ग के किस विकास के चरण में है? तो आपको बताना है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या आधिकारिकता एवं सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। तो इसका आपको आंसर बताना है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि कक्षा के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देती है। तो पूजा लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कौन से चरण में आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास इस चरण में आती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, हार्वर्ड गार्डनर से आपका एक क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। सही नहीं है, नहीं पूछा है, आपको बताना है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सही नहीं है? तो बुद्धिमत्ता होती है जो, यह एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता होती है इसकी।
बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अब तो कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में संबद्ध नहीं किया जा सकता। तो इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा कथन है वह सही नहीं है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। तो यह आपकी गलत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए आपकी यह सही होती है। आगे देखते हैं, बुद्धिमत्ता को हम परिपोषित और विकसित कर सकते हैं। तो यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव होता है। बुद्धिमत्ता सामान्य खंड से हावी नहीं होती है और यह कई प्रकार की होती है। बिल्कुल बात सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाता है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है तो नहीं वाला आपका 1 हो जाता है, बाकी यह आपके पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपका यह गलत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है, यानी कि क्वेश्चन को पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आपका नेगेटिव होगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है या शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है। विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका विद्यार्थी दोनों की समूह भूमिका होती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन की क्या सक्रिय भूमिका रहती है और कौन की निष्क्रिय रहती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं हम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। निष्क्रिय होते हैं, कौन निष्क्रिय होते हैं? विद्यार्थी, और जो शिक्षिका होती है सक्रिय होती है, यह गलत है। सक्रिय भूमिका होती है विद्यार्थियों की, शिक्षिका निष्क्रिय होती है, यह भी गलत है। शिक्षिका और विद्यार्थी होते हैं दोनों क्या होती हैं? सक्रिय होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, यह आपका बिल्कुल बात सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, क्योंकि हमें जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसमें हमको देखना होता है जो टीचर होता है और विद्यार्थी होते हैं दोनों को हमें क्या रखना पड़ता है? एक्टिव रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कथन और रीजन दे रखा है आपको कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियां से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताओं में सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर हैं दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर हैं, यह दोनों गलत हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कथन और रीजन का। क्या इसका सही आंसर हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका कि जो लड़के और गणित में और विज्ञान में लड़कियां से बेहतर होती हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी लड़की होती है वह गणित में बेहतर होती है और कोई भी लड़का होता है वह साइंस में बेहतर होता है। तो यह बात हम बिल्कुल नहीं कह सकते, यह आपका नेगेटिव हो जाता है। लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो यह बात भी आपकी गलत होती है। तो आपके इसमें दोनों ऑप्शन हैं वह गलत हो जाते हैं, ए और आर आपके दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो आपको बताना है पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह किस पर जोर देती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो लचीलेपन की बात की गई है, पाठ्यक्रम का क्या होना? लचीलापन होना, यानी कि कैरिकुलम की बात की गई है, यानी कि फ्लेक्सिबल ऑफ कैरिकुलम की बात की गई है इसमें। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लचीलापन आपको जहाँ पे भी दिख जाए आपका बिल्कुल क्या होता है? पॉजिटिव आंसर होता है। जहाँ पे भी आपको मानकीकरण दिख जाए यह नेगेटिव हो जाता है, और गैर संदर्भीकरण भी आपका नेगेटिव होता है। रटकर याद करना यह भी आपका बिल्कुल नेगेटिव हो ही जाता है। तो इसका सही आंसर होता है पाठ्यक्रम का क्या होना? लचीलापन होना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। आपको बताना है कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, या कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, या मानक वर्ग
मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना या फिर अधिगमकर्ता कार्य और सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, तो अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, या कक्षा में दूसरे बच्चे की तुलना करना और स्पष्टीकरण करना, या बच्चे में लेवल करना, या अधिगमकर्ताओं का क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। यह बात आपकी सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि जो बच्चा है वह कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको बताना है कि जो सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है तो इसकी व्याख्या करता है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि जरूरतों का ध्यान रखता है तो बैठने की तय व्यवस्था, या शिक्षकों का लेवल निर्देश देना, व बच्चों से अपूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, या बच्चों के द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, या बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह कार्य कराना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्या होता है, चर्चा करते हुए समूह कार्य कराना। जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए, चर्चा दिख जाए, मैं आपको साथ ही साथ सभी पॉजिटिव वर्ड्स को करा देती हूँ, समझा देती हूँ। तो जहाँ पे भी आपको चर्चा करने की बात दिख जाए, यह आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा सही आंसर होता है। तो केवल यह आपका नेगेटिव होता है। तथ्यों का स्मरण करना यह भी गलत है, बैठने की तय व्यवस्था यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि चर्चा करते हुए समूह कार्य करना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है वह समालोचनात्मक सोच का उदाहरण है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो समालोचनात्मक सोच होती है इसको क्या करता है, बढ़ावा देने का एक सही उदाहरण आपको बताना है। तो 325 और 446 को जमा करें, या फिर बाल विवाह प्रतिबंध अधिगम को पारित किया गया था, या श्वसन को परिभाषित कीजिए, या फिर ऑप्शन 4 आता है आपका कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के लिए विभिन्न उपाय सोचिए। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाता है, क्या आपका इसमें सही आंसर हो जाता है, किसके बारे में पूछा है, तो समालोचनात्मक सोच के बारे में पूछा है। तो इसका सही उदाहरण आपका क्या हो जाता है, अगर इसकी बात करेंगे, हम जोड़ेंगे तो आपका एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो यह आपकी क्रिएटिव सोच नहीं होगी। इसका भी आप आंसर एक लाइन में दे देंगे कि कब पारित किया गया था, आपने रट लिया तो आपने उसका आंसर बता दिया। श्वसन को परिभाषित कीजिए, यह भी आपका नहीं होता है, आप बता देंगे। नेक्स्ट आता है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने वाले जो विभिन्न उपाय हैं उनके बारे में सोचिए। तो यही आपकी क्या कहलाती है, क्रिएटिव सोच कहलाती है, समालोचनात्मक सोच कहलाती है, रचनात्मक सोच कहलाती है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो समावेशन की संस्कृति को कौन दर्शाता है, तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। किसको बढ़ावा देने की बात की गई है, विभेदी आकलन को बढ़ावा देने की बात की गई है। या फिर विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, या फिर विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जा सकता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि समावेशन की संस्कृति को क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा की बात की गई है, यह आपका सही आंसर होता है। भिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को क्या करता है, हतोत्साहित, यह आपका नेगेटिव होता है, यह आपका नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अविवादित और असमाहित महसूस करते हैं, तो यह भी नेगेटिव है और यह भी आपका नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए।
तो चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना या प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली को विकसित करना। ऑप्शन थर्ड आता है आपका कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना या विद्यार्थियों के बीच सम्मान की स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना या प्रभावी संस्कृति में उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण की शैली को विकसित करना। तो यह बात आपकी सही हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यह आपका पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पूछा है आपसे, और अनूठी विशेषताओं को साझा करने की बात की गई है, प्रोत्साहन देने की बात की गई है। यह आपके बाकी के पॉजिटिव होते हैं, यह नेगेटिव होता है क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा है, बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने की, उनकी व्याख्या करने के लिए उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। किसकी व्याख्या की बात की गई है? तो पढ़ने की बात की गई है। उनकी व्याख्या करने को समझने में सीधे प्रभावित करती है। तो वह आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो गुणज वैकल्य कहलाता है, या फिर लेखन वैकल्य कहलाता है, वाचन वैकल्य कहलाता है, या फिर आपका गति समन्वय वैकल्य कहलाता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि वह आपका क्या कहलाता है। कि विद्यार्थियों को पढ़ने से संबंधित समस्या आ रही है, तो यह आपके क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है? आपका वाचन वैकल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचन वैकल्य कहलाता है, क्योंकि इस चीज़ से क्या प्रभावित हो रहा है कि अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में और उनकी व्याख्या करने में, व्याख्या की बात की गई तो उसका मतलब क्या हो जाता है? आपका वाचन कौशल हो जाता है। अगर सिर्फ पढ़ने की बात होती यानी शब्दों को पढ़ने में, तो आपका क्या हो जाता? पठन वैकल्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका वाचन दे रखा है, तो यह आपका सही आंसर होता है। लेखन की बात करते हैं तो जो लेखन होता है डिसग्राफिया होता है आपका, यानी कि ग्राफ की बात हो गई यहाँ पे, तो आपका डिसग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया होता है आपका, किससे होता है? पठन से होता है डिसलेक्सिया। गुणज की बात करते हैं तो यह आपका डिसकैलकुलिया होता है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट आता है कि गतिक दिव्यांगता वाले छात्र का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, या विद्यालय के सभी क्षेत्रों में रैंप और लिफ्टों का समतल करना, या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, या विद्यार्थियों की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, बिल्कुल सटीक आंसर, कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किससे बचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, कि जो ऊपरी मंजिल की कक्षाएं होती हैं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला होती हैं, इनका आवंटन करना, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि बच्चे कैसे हैं, यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, बाकी आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि क्रिएटिव बच्चे की विशेषता इसमें नहीं है। तो उच्च क्रम समस्या समाधान है, अभिसारी सोच है, नवाचारी सोच है, जिज्ञासा की प्रबल भावना है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सी सोच है वह किसकी नहीं होती? क्रिएटिव बच्चे की नहीं होती। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, जो आपकी अभिसारी सोच होती है, यह आपकी क्रिएटिव बच्चे की सोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, या असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, या मानसिक चित्रण का उपयोग करना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि
लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को कौन सी रणनीति से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका अशब्द शब्द होता है, क्या होता है, असंबद्ध जो शब्द होता है इसको प्रस्तुत करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यह आपका बिल्कुल गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है, सीखी जाने वाली सामग्री, तो आपको बताना है हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो सीखी जाने वाली जो सामग्री होती है इसमें विद्यार्थी कौन सी सामग्री से बेहतर सीख पाएंगे, तो जटिल और व्यापक से, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, या फिर अव्यवस्थित और असंगठित, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है कि जब सीखी जाने वाली जो सामग्री होती है उसके माध्यम से विद्यार्थी क्या होते हैं, बेहतर सीख पाते हैं। तो जो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी सामग्री होगी इससे विद्यार्थी क्या करते हैं, बेहतर सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर होता है। जटिल व्यापक, यह भी आपका नेगेटिव, यह भी आपका नेगेटिव। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता का योगदान देता है। तो अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, या शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है कि जो कौन सा कारक है कि जो शैक्षणिक शैली होती है इसमें उपलब्धियों में विद्यार्थी की विफलता का योगदान रहता है। विद्यार्थी किसका विफलता का योगदान रहता है, तो अनुभवात्मक शिक्षा। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। समावेशी भी गलत, शिक्षा शास्त्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है कि जो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है इसके माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थी को विफलता मिल जाती है, विफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है, या फिर बच्चे को अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान के निर्माण के सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या इसका सही आंसर होता है, तो इसमें शिक्षक के द्वारा दी गई सामग्रियों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो यह गलत है। क्षमता नहीं होती है, यह गलत है। रटने के माध्यम से, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण के क्या होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। किसको पढ़ा रहा है, एक संप्रत्यय को पढ़ा रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि किससे बचना चाहिए उसको, कि उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरणों से, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, या फिर उस संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, या उनकी जो संस्कृति में प्रचलित आदि रूप होते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर हो जाता है कि एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से हमें बचना चाहिए। संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। आपको बताना है कि जो स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान और जागरूकता होती है यह क्या दर्शाती है। तो अधिसंज्ञान कहलाती है, भ्रांति कहलाती है, स्मृति सहायक विधि कहलाती है, या फिर आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो जो स्वयं के ज्ञाता ज्ञान की जागरूकता दर्शाती है यह आपका क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्या कहलाता है, यह आपका अधिसंज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कठिनाई की पहचान तथा लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। तो आपको बताना है आरोपण है,
नकल है, समस्या समाधान है या फिर निष्क्रिय ध्यान है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कठिनाई की पहचान करने के लिए, लक्ष्य निर्धारण करने के लिए संभावित समाधान परिणामों की खोज तदनुसार कार्य करना चाहिए। तो परिणामों का जो मूल्यांकन करना है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है, समस्या समाधान हो जाता है। क्या हो जाता है, समस्या समाधान, यह आपका सही आंसर होता है। आरोपण गलत है, नकल गलत है, निष्क्रिय ध्यान गलत हो जाता है आपका। क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है आपका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको हर समस्या को अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है, वही आपका प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाता है। यही आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। कथन और तर्क दे रखा है आपको कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना क्या है, सार्थक है। यह बात आपकी सही होती है या गलत होती है, आपको बतानी है। यह विद्यार्थी को उस भ्रांति के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाता है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज चर्चा करने में सार्थक होता है। तो बिल्कुल बात सही है, सार्थक होता है। नेक्स्ट आता है कि यह विद्यार्थी को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है जो गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही हो जाते हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। और जो आर वाला है यह सही व्याख्या करता है इसकी, किसकी, ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि विद्यार्थियों को क्या हो रही है, बोरियत महसूस होने की जो संभावना है क्यों होती है। तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर बोरियत हो रही है उसको, या फिर गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, या उन्हें सफलता मिलने पर, या उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना आपको बतानी है क्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है कि गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर उसको क्या हो जाती है, बोरियत महसूस होने लग जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है, आपको बताना है। तो विद्यार्थी की क्षमता पर क्या करना, केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, या गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, या फिर विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना करने की प्रतिपुष्टि देना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा तरीका है वह प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका आपको बताना है क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है कि विद्यार्थी की क्षमता को केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक की बात की गई है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यह आपका जो पार्ट हमने किया है सीडीपी की थी, तो यह आपकी सीडीपी है 17 जनवरी 2022 की थी। तो इसमें आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके का जिसमें जो पैटर्न दे रखा है इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है। फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।